भाई अब पहला सवाल तो ये होता है कि रिएक्शन होते समय जब रिएक्शंस होते हैं एक एटम दूसरे एटम के साथ रिएक्ट करके जुड़ता है, तो जुड़ता कैसे? बट अगर आप किसी भी चीज को किसी दूसरे चीज के साथ चिपका रहे हो तो चिपकाने के लिए कुछ तो चाहिए ना, फेविकोल हो, गम हो, सेलोटेप हो, डबल में सेलोटेप हो, कुछ भी हो, there must be something that binds the two different things. Similarly, अगर एटम A है और एटम B है, इन दोनों को मुझे चिपकाना है, इन दोनों को मुझे चिपकाना है, तो भाई इसके बीच में मुझे चाहिए गम। उस गम को केमिस्ट्री में बोला जाता है बॉन्ड। क्या बोला जाता है? बॉन्ड। अब भाई हम लोग दो पेपर चिपकाने के लिए कभी गम का इस्तेमाल करते हैं, तो कभी फेविकोल का इस्तेमाल करते हैं, तो कभी सेलोटेप का यूज करते हैं। तो जो गम हमने यूज की बॉन्ड, वो अलग अलग टाइप के हैं। बेसिकली सिर्फ दो टाइप के बॉन्ड केमिस्ट्री में होते हैं। एक होता है कोवैलेंट बॉन्ड, दूसरा होता है आयनिक बॉन्ड। भाई इन दोनों ही बॉन्ड के बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ने वाले, बट क्या अगर हम अभी से डिटेल पढ़ लेंगे ना, बिकॉज उस समय क्या है, उस समय सिर्फ डेफिनेशन है, उसकी प्रॉपर्टीज है, हम उस चीज को अभी से डिटेल में समझ लेंगे। अब भाई कोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड में क्या फर्क है? देखो हमने लास्ट टाइम आयंस की बात की, प्लस माइनस जो ऊपर वैलेंसी होती है। चलो एक काम करते हैं, इसको खाली ध्यान रखना, हम थोड़ा और पहले चलते हैं, फ्लैशबैक में चलते हैं। ठीक है, इतना याद रखना कि दो एटम को मुझे चिपकाना है तो मुझे बॉन्ड चाहिए होता है गम, और या दो टाइप के बॉन्ड होते हैं, एक होता है कोवैलेंट बॉन्ड, एक होता है आयनिक बॉन्ड। दूसरी चीज, कोवैलेंट बॉन्ड का और आयनिक बॉन्ड का दूसरे और भी नाम है। भाई कोवैलेंट बॉन्ड को हम पाई बॉन्ड, सॉरी पाई सिग्मा, ये सिग्मा के सिंबल है, इससे हम 6 में लिखा है, ये सिंबल का नाम है सिग्मा। ये 6 नहीं है, 6 को थोड़ा बुढ़ा कर दो, 6 को ऐसा पीठ टेढ़ी कर दो, सिग्मा। कोवैलेंट बॉन्ड का दूसरा नाम सिग्मा बॉन्ड भी होता है और आयनिक बॉन्ड का दूसरा नाम पाई बॉन्ड भी होता है। ये नाम याद रखना। कोवैलेंट आयनिक मोस्टली हमको ये दो नाम ही सुनने को मिलते हैं, बट बाय चांस एग्जाम में कभी आ गया सिग्मा बॉन्ड है पाई बॉन्ड, तो आपको पता होना चाहिए कि कोवैलेंट का ही दूसरा नाम सिग्मा है एंड आयनिक का ही दूसरा नाम पाई। क्लियर है यहां तक? बच्चा लोग मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। यस यस सर। कैसे बच्चे इतना सुनसान? अच्छा स्टूडेंट्स, आपको याद है स्टैंडर्ड 9 में थर्ड चैप्टर में आपके पूरा एक टेबल था, 18 एलिमेंट्स थे। उस एलिमेंट्स के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, उनकी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फिर के एल एम एन शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, उनकी वैलेंसी कितनी, इतना बड़ा सा टेबल दे रखा था आपके टेक्स्ट बुक में। यस सर। हाँ यस सर। हाँ सर। तो बेटा वो टेबल अगर आपको याद हो, जो मेरे पास लास्ट ईयर थे, उनको मैंने बहुत ही सीरियस इजीली सिखाया था कि भाई कैसे उसको 2 मिनट में याद रखना है। अ हे ली बे ब सी नो ओ फ ने ना माजी आरी आजी फर्स्ट क्लास। ये शॉर्टकट देखो 18 खत्म हो गए, फिर 18 के बाद हमने 2 एक्स्ट्रा भी देख लिए थे। कौन से 2 एक्स्ट्रा थे? तख्ता, तख्ता, पोटेशियम और कैल्शियम, तख्ता। देखो ना, काउंट करो, 20 एलिमेंट्स हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 एलिमेंट्स। अब इन 20 एलिमेंट्स में हमको कुछ भी रट्टा नहीं मारना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, जो भूल चुके हैं कैसे करना है, जिनको आता है प्लीज बेटा अभी 2 मिनट चुप रहना। देखो बेटा, हमने क्या कर दिया है, जो 20 एलिमेंट्स है ना, उसको हमने सिंबल दे दिया, और सिंबल को हमने एक तरीका दे दिया लर्न करने का। ये जो तरीका है इसमें कुछ भी लॉजिकल नहीं है, सिर्फ एक तरीका है लर्न करने का। कुछ भी दिमाग में लगाना सर ये क्या होता है, ऐसे कुछ करना होता है, डोंट गो फॉर दैट।
हिंदी में उसको हम नाम देंगे। एच यानी ह हे ली, एच यानी है, एल मतलब ली, ह हे ली, बे ब सी, नो ऑफ, न ऑफ, पहले व्यक्ति नॉफ, एन ई ने, एन ए ना, नैना, एम जी मतलब माजी, माजी आलसी। किसकी माजी आलसी है आप में से आप पता लगा लो। माजी आलसी पस कलावा, पी एस पस कल आर, सी एल मतलब कल, ए आर मतलब आर, और फिर लास्ट में कक्का, के का, सी एल कक्का, पहले व्यक्ति नॉफ ना माजी आलसी बस कलावा, खत्म। अब इसका फायदा क्या है भाई? सबसे पहला फायदा कि इसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, तो आपको मैं पहले बता दूं, हमने सीखा था कि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, एंड उसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन, और जो नंबर होगा उसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। याद है ना भाई? यस सर। यस सर। तो भाई अब ये मुझे चैप्टर यहाँ बहुत पे अच्छे तरीके से मुझे यहाँ पे कुछ भी ना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे मतलब देखो, सिंपली 1 to 20 लिख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब आपको सर एक मिनट, अब आपको अगर कोई पूछे कि भाई एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या है, या एल्यूमिनियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, या एल्यूमिनियम में कितने प्रोटॉन्स है, कुछ मत करो, अपने हाथ पे काउंटिंग करो। हाथ पे देखो, हमको पता है कि ये सब सीरीज वाइज है। भाई देखो, एल्यूमिनियम का कितना है एटॉमिक नंबर 30, प्रोटॉन्स कितने हैं 30, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 30। अब जब एग्जाम में आ जाए या कोई हमको पूछे तो हम कैसे करेंगे भाई? ह हे ली, पे ब सी, नो ऑफ, ने ना, माजी आ, माजी आ, ए इधर आ गया तो कितना हो गया भाई? यहाँ तक 12 और ये 13, तो देखो आ गया ऑटोमेटिकली 13। सो हमें रट्टा मारने की कोई 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 जरूरत नहीं। अब भाई क्वेश्चन अराइजेस कि भाई सर हम Cl के ऊपर -1 लिखते हैं, सोडियम के ऊपर +1 लिखते हैं, ये प्लस माइनस क्या होता है? और भाई अगर मैं बात करूं एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम के ऊपर +3 लिखा जाता है, सोडियम के ऊपर +1 लिखा जाता है। तो सर ये 9 क्यों? इसको +1 क्यों, इसको +3 क्यों, Mg को +2 क्यों? भाई पहला क्वेश्चन कि प्लस और माइनस कैसे लिया जाता है। दूसरा क्वेश्चन कि किसी के ऊपर +1 होता है, किसी के ऊपर -1 होता है। जैसे ऑक्सीजन में -2 होता है, नाइट्रोजन में -3 होता है। सर क्यों, व्हाई? तो उसका हम जवाब देते हैं। देखो बेटा, जब भी दो एटम्स एक दूसरे से जुड़ते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन देते हैं, लेते हैं, या तो शेयर करते हैं। तो जितने भी एटम्स इस ब्रह्मांड में अवेलेबल है, सारे के सारे एटम्स के पास 3 काबिलियत होती है। पहली काबिलियत में सॉरी 4 काबिलियत होती है। 4। पहली काबिलियत कि वो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। कुछ एटम इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, तो कुछ एटम इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। भाई एक अगर देने वाला है तो लेने वाला भी होगा, है ना? अगर भिखारी है तो भिखारी को भीख देने वाला भी होगा, सीधी सी बात है। बेटा मैं खाली समझाने के बोल रहा हूँ, ऐसा वो मत समझ। तो एक लेने वाला, एक लेने वाला। अब भाई एक होता है जो शेयरिंग में बिलीव करता है, बोले यार देख मैं बहुत खुददार इंसान हूँ, मैं किसी का खाता नहीं और किसी को खिलाता नहीं, तू तेरे दे मैं मेरे दूंगा, है ना? ऐसे बहुत सारे दोस्त होंगे आपके जो ना ही कभी आपको कॉपी करते हैं, कराते हैं, ना ही खुद करते हैं। भाई तू तेरा काम कर, मैं मेरा काम करूंगा, होता है ना एग्जाम में। तो भाई शेयरिंग कर लेते, शेयर करने वाले, आधा तेरा आधा मेरा। और चौथे टाइप के होते हैं जो एकदम संत इंसान होते हैं, कोई लेना देना नहीं है, मर खप जो करना है कर, मैं तो एकदम शांत मानस हूं। एग्जांपल दूंगा गोल्ड का। अभी हम देखेंगे ना, गोल्ड हमने पहले भी देखा था रिएक्टिविटी सीरीज में। हाँ जी, AgO याद है कुछ रिएक्टिविटी सीरीज? तो बड़ा कुछ ऐसी चीजें होती है जिसके मान लो गोल्ड। भाई आपके पेरेंट्स या आप गोल्ड पहन के हाथ धोते हैं, नहाते हैं, किचन में काम करते हैं। जैसे मम्मियां हैं, मम्मियां अंगूठी पहन के आटा गूंद रही है, या कहाँ कहाँ मम्मी हाथ डाल रही है ना। लेकिन गोल्ड जो है वो खराब नहीं होता,
अगर रियल वोल्ट है तो लंबे समय तक चलता है, कई साल बाद जाके वो ब्लैकिश पड़ना चालू होता है। लेकिन अगर मान लो कि साधारण सा मैं लोखंड ले लूं, तो लोखंड के ऊपर पानी जाते ही वो तो सड़ जाता है, मतलब कि कांट लग जाता है। तो ऐसा क्यों है? बिकॉज गोल्ड जो है वो एक इनर्ट एलिमेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं? इनर्ट एलिमेंट। इनर्ट का मतलब होता है कि जो ना ही देते हैं ना ही लेते हैं, ना ही कुछ देने का काम करते हैं, ना ही लेने का काम करते हैं, ना ही शेयरिंग का काम करते हैं। वो अपने आप में सर्वगुण संपन्न है। सर्वगुण संपन्न का मतलब कि उनके अंदर ऑक्टेट स्टेट बनता है। कौन सा स्टेट? ऑक्टेट स्टेट। भाई अभी ऑक्टेट स्टेट क्या है तो वो हम देखते हैं, ठीक है? चलिए हम ऑक्टेट स्टेट की तरफ बढ़ते हैं। जिन एटम्स के पास ऑक्टेट होता है उसे हम इनर्ट कहते हैं। अभी होता क्या देखते हैं। पहले आपको याद हो तो 9th के अंदर आपने के एलिमेंट लिखना सीखा था। के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसको हम कहते थे इलेक्ट्रॉनिक। वैष्णवी आप हो बेटा? Yes, sir. शुरू से हो ना? वैष्णवी आप शुरू से हो बेटा? Yes, sir. मैं शुरू से हूँ. ओके। तो भाई ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसका मतलब क्या होता है कि आपका जो एटम है, हम 9th का पूरा रिवाइज कर रहे हैं, बेसिक देख रहे हैं। एटम के बीचों बीच होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, आपको पता ही होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और उसके आजू बाजू इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। भाई इलेक्ट्रॉन जिस सर्कल में घूमते हैं उन सर्कल को हम लोग ऑर्बिट कहते हैं। याद है ना? के शेल, एल शेल, एम शेल या ऑर्बिट, जो नाम देना है। यस सर। पहले ऑर्बिट मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, और फर्स्ट ऑर्बिट को आप के शेल बोलते थे। इसके बाद जो ऑर्बिट होगा, जो रास्ते पे इलेक्ट्रॉन जाएंगे, उसको हम सेकंड ऑर्बिट कहते थे। और सेकंड ऑर्बिट को ही आप लोग 9th में एल शेल पढ़ते थे। सिमिलरली आगे आएगा थर्ड, थर्ड को आपने नाम दिया था एम। आगे आएगा फोर्थ, फोर्थ को आपने नाम दिया था एन, के एल एम एन। याद आया कुछ? यस सर। स्टैंडर्ड 9 चैप्टर नंबर 3, केथ शेल, एल शेल, थर्ड शेल, एम शेल, एन शेल। तो कुछ नहीं बेटा, न्यूक्लियस के बाद जो सबसे पहला ऑर्बिट वो के, फिर जो बाद में आएगा वो एल, फिर उसके बाद जो आएगा एन, और उसके बाद जो आएगा एन। ठीक है? एक्चुअली बहुत अलग चीज होती है, वो भी हम थोड़ा बहुत बेसिक देखेंगे। अच्छा बच्चा यहाँ पे होगा क्या कि हर एक ऑर्बिट की अपनी एक काबिलियत होती है इलेक्ट्रॉन को बिठाने की। जैसे भाई आप स्कूल में जाते हो, ट्यूशन में जाते हो, बेंचेस होती है, तो बेंचेस में बैठने की एक लिमिट होती है। भाई एक छोटी सी बेंच पे 4 जन बैठ सकते हैं फंस फुसा के। भाई अगर मेरे जैसे कोई इंसान तो 5 भी बैठ जाएंगे, है ना? भाई में से एक लिमिट है कि भाई एक छोटी बेंच है, जो नॉर्मल बेंच है, तो उसमें 4 जन मैक्सिमम आ सकते हैं, या चलो ठूस ठुसा के 5 जन, 5 से ज्यादा तो बिल्कुल नहीं आ सकते। एक लिमिट होती है। सिमिलरली हर एक ऑर्बिट की एक लिमिट होती है अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को बिठाने की। और अगर आपको याद हो तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, वो जो लिमिट है उसको निकाला जाता है 2n² से, जहां पे n का मतलब होता था नंबर ऑफ ऑर्बिट। ये फॉर्मूला याद रखना बेटा, ये फॉर्मूला आएगा एग्जाम में पूछा जा सकता है। 2n²। सपोज करो कि मुझे फर्स्ट ऑर्बिट की वैल्यू चाहिए, तो पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रखेंगे, तो n के बदले 1 रख दो। फर्स्ट ऑर्बिट मतलब n = 1, तो 2 n के बदले 1 उसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 1 * 2 2। इन शॉर्ट पहले ऑर्बिट में सिर्फ और सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। बच्चा लोग, आप लोग को मेरी बातें समझ आ रही है कि बैठे बैठे उदासी खा रहे हो? यस सर। अंकित पंचाल, अभी आपने क्या बोला, आवाज कट हो गई आपको। एक मिनट। अंकित पंचाल, यस सर। समझ आ रहा है ना बेटा? हाँ सर। हाँ बेटा, डाउट पूछा करो, मुझे लगना चाहिए कि अंकित अटेंड कर रहा है क्लास। वैष्णवी बेटा आप भी कोशिश करो, डाउट पूछो बेटा। मुझे ऐसा लगना चाहिए कि नहीं बच्चे लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। सर ऋषि क्या बोल रहे थे?
तो मैं बोल रहा था लास्ट में जो आपने ये बताया वो वापस से बताओ ना, आवाज कट हो गई थी, नहीं पता चला आपने क्या बोला। देखो मैं हम ये देख रहे थे कि हाँ, ध्रुव आप कुछ बोल रहे थे बेटा। सर जो ये तो फॉर्मूला 2n का ये 9th में थी ना पिछली बार। हाँ 9th में थी, बिल्कुल थी। अब फॉर्मूला तो चेंज नहीं होती ना बेटा, फॉर्मूला तो वैसी वैसी रहती है। इसीलिए आपको ऋषि हम ये देख रहे थे कि बेटा किसी भी ऑर्बिट में कि मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। हर एक ऑर्बिट की एक लिमिट होती है अपने अंदर इलेक्ट्रॉन्स को बिठाने की। वो लिमिट क्या है? मैक्सिमम लिमिट। तो उसकी फॉर्मूला है 2n², जहां पे n का मतलब है कि आप जो ऑर्बिट के लिए जुड़ना चाहते हो। जैसे कि अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट के लिए जुड़ रहे हैं तो मैं n के बदले 1 रख लूंगा। सो 1 का स्क्वायर 1 into 2 2। तो फर्स्ट ऑर्बिट में आपके सिर्फ और सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब मैं सेकंड की बात करता हूं। सो सेकंड में मैं क्या करूंगा, n के बदले 2 रख दूंगा। तो देखिए फॉर्मूला 2n², 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 4 2 जा 8 सर। जवाब ही नहीं आ रहा तो क्या कर रहे हो बेटा? इंक्लूड हो, जुड़ो साथ में, मुझे मजा आया बेटा, लगना चाहिए बच्चे पढ़ रहे हैं। तो सेकंड ऑर्बिट में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। देखो फर्स्ट में मैक्सिमम 2, सेकंड में मैक्सिमम 8 और थर्ड में मैक्सिमम 18 आ सकते हैं। इसके आगे भी होता है 4th 5th, बट अभी हमको नहीं जाना, हमको 10th का जो सिलेबस है ना उसमें यही तक पढ़ना है। बोलो बेटा। सर क्लियर नहीं दिख रहा। सर मतलब मैं क्लियर नहीं दिख रहा? ना बोर्ड। अच्छा क्या प्रॉब्लम आ रही है भाई? सर सब ब्लर दिख रहा है। सब ब्लर दिख रहा है? क्यों ब्लर दिख रहा है आपको? सबको ब्लर दिख रहा है बेटा? सर हमको तो क्लियर दिख रहा है सर। मुझे भी क्लियर दिख रहा है सर। बस खाली थोड़ी आवाज गूंज के आ रही है। नेट का सर हाँ सर हो गया। यार चलो बढ़िया। थोड़ा इश्यू आपका नेट का ही कुछ इश्यू होगा वहां से। भाई आवाज ये सबको बड़ा करना बड़ा साउंड सबको गूंज के आ रहा है। ये क्या है? सर ऐसी ही आ रही है मेरे को तो भाई, पूरे घूम के आती है उनकी वजह से ही। सब बोल सकते हो, सब गूंज के आ रही है, क्लास खाली होता है इसीलिए। अच्छा मैं ऐसे बोल रहा हूँ तो ऐसे भी गूंज के आ रही है, ऐसे नॉर्मल आ रही है? आप बोल रहे हो सर वैसे ही आ रही है, गूंज के आ रही है पूरी। चलिए मैं कोशिश करूंगा। चिड़िया कारपेट लगा दो यहाँ पे, फोटो थिएटर में। अच्छा चलो, तो ये जो मैक्सिमम है, हमने देखा कि जो मैक्सिमम लिमिट है, अब देखो होगा क्या कि भाई अगर मान लो कि पहली बेंच में अगर मेरे साथ अगर 10 बच्चे आ गए, पहली बेंच में 3 की कैपेसिटी है, तो मैं 1 2 3 बिठा दूंगा। तो जो 4th स्टूडेंट है मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको सेकंड बेंच में भेजना पड़ेगा। सिमिलरली अगर किसी भी एटम में 2 इलेक्ट्रॉन है तो मैं उसको पहले में रख दूंगा, बिकॉज़ पहले में 2 तो आ सकते हैं। लेकिन जैसे तीसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो मुझे बोलना पड़ेगा भाई जगह फुल हो गई, चले जा सेकंड ऑर्बिट में। तो ऐसे करते करते जब तक सेकंड ऑर्बिट नहीं भरता तब तक थर्ड भरना चालू किया। यहाँ पे बच्चे ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना बहुत क्या बोलते हैं ऑबिडेंट है। इनको बोल दिया जाता है कि बेटा पहले आप फर्स्ट को भरो, फिर सेकंड को भरो, फिर थर्ड में जाओ। मनन को तो बहुत बोल दिया बेटा सेकंड में बेटा ऑर्बिट फिर भी वो फिफ्थ पे जाएगा, लास्ट पे जाएगा। ओके तो ये बेटा हम क्या कर रहे हैं, हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख रहे हैं। अब पहले आ रहा है मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, फिर बाद में आ रहा है सेकंड ऑर्बिट। इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, फर्स्ट ऑर्बिट भर गया। तो अब जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन 3 में से 2 इधर आ गए, कितना बचा? 1 बचा। वो 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा सेकंड वाले ऑर्बिट में। अब इसके पास 4 है तो 4 में से पहले 2 फर्स्ट में जाएंगे, बचे कितने? 2। सो वो 2 चले जाएंगे सेकंड में। इसी तरीके से यहाँ पे हो जाएगा 2 3, यहाँ पे हो जाएगा 2 4। देखो पहले वाले में ज्यादा से ज्यादा 2 ही आ सकते हैं, तो इसलिए हम 2 को यहाँ पे अरेंज कर दें। फिर जितने भी बच जाएंगे टोटल नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन है, इसके पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स है। 7 में से 2 हमने फर्स्ट में रख दिए, तो बाकी कितने बचे?
5, तो भाई 5 को इधर रख देंगे, यहाँ पे 2 6, यहाँ पे 2 7, मैं इसका लेफ्ट साइड लिख देता हूँ, इसका हो जाएगा 2 8, इसका हो जाएगा 2 8। देखो चलो टोटल इलेक्ट्रॉन्स 11 है, भरे कितने हैं, पहले में 2 आ गया, दूसरे में 8 आ गया, भाई दूसरे की लिमिट हमने देखी थी 8 होती है। अब 8 के बाद अगर किसी को बिठाना है तो फिर मुझे और आगे भेजना पड़ेगा, मतलब थर्ड में बिठाना पड़ेगा, और थर्ड में कितने बिठाने पड़ेंगे, सिर्फ 1। क्यों, 2 + 8 10, 10 तो पहले ही आ चुके, टोटल थे कितने 11 में से 10 माइनस करो, 1 बचा। समझ बेटा, ये जो हम लिख रहे हैं ना, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखी जाती है आपको मालूम पड़ रहा है बच्चा लोग? यस सर। यस Yes, सर। sir. किसी को Yes, कुछ प्रॉब्लम sir. हो रही हो, कुछ समझ नहीं आया हो, खुश हो बेटा, बिकॉज अगर आप आगे जितना धीरे लेते जाओगे ना उतना प्रॉब्लम में फंसते जाओगे। आगे बहुत कुछ देखना है। हमने स्टार्टिंग में देखा था कोवलेंट और आयनिक बॉन्ड, तो वो कोवलेंट और आयनिक बॉन्ड समझाने के लिए पूरी गाथा कर रहे हैं हम लोग ये। चलो ठीक है भाई, आगे बढ़ो बेटा, पक्का किसी कुछ पूछना तो नहीं है? नो सर। नहीं No, सर। sir. ओके भाई, मैग्नीशियम में 12 है तो पहले में 2, दूसरे में 8, 10, 12 माइनस 10 ये आ जाएगा 2, सिमिलरली 2 8 3, सिमिलरली 2 8 4, 2 8 5, 2 8 6, 2 8 7, 2 8 8। अब अगर मैं पोटेशियम की बात करूं तो भाई पोटेशियम में आप लोग बोलोगे सर 2 8 9 लिख दो, नहीं ऐसा नहीं होता। 18 के बाद जितने भी एटम्स आते हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका पूरा अलग है। अप टू 18 इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाती है, एंड आपको भी सिलेबस में समझ लो यहीं तक लिखना है, ठीक है। अब अगर आप पूछो कि सर इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखी जाएगी, तो मैं आपको बता देता हूँ, समझाऊंगा नहीं बिकॉज़ आपके सिलेबस में 10th में नहीं है, अगले साल आएगी अगर आप लोग साइंस लेते हो तो। इसकी आएगी 1s2 2s2 2p6, कितना हो गया 10 हो गया, 3s2 3p6 3d10, कितना हो गया 2 + 2 4, 4 + 6 10, 12 18। अच्छा यहाँ पे 1 है, ये है कॉन्फ़िगरेशन। अगर मैं 18 के ऊपर जाता हूं तो जैसे ही 18 एटॉमिक नंबर से आगे बढ़ूंगा तो कॉन्फ़िगरेशन का तरीका पूरा चेंज हो जाएगा। अब ये S क्या है, P क्या है, D क्या है, ये 1 2 कहां से आया, ये सब आपके सिलेबस के बाहर है, सो हम लोग उसमें अभी हमारा टाइम नहीं डालेंगे। ओके, जिस दिन फ्री टाइम मिला उस दिन मैं समझाऊंगा जरूर। ओके, तो भाई ये हुई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से हम लोग वैलेंसी डिसाइड करते हैं। पहले तो मैं आपको ऑक्टेट स्टेट बता दूं, तो देखो बेटा ये आपका ऑक्टेट है, ये आपका ऑक्टेट है, ये आपका ऑक्टेट है। सर एक बार ऑप्टेक फिर से समझा दो ना, वो क्या होता है? अगर मैं समझा रहा हूँ भाई, OCTET ऑक्टेट स्टेट। सर ऑक्टेट मतलब तो हो ना जिसमें सारे एटम्स भर गए, मतलब तीनों शेल्स में। एग्जैक्टली भाई, अगर पहला ऑर्बिट है, सिर्फ और सिर्फ पहला ऑर्बिट है और वो पूरा भरा हुआ है, उसे हम ऑक्टेट बोलेंगे। अगर दो ऑर्बिट, क्या बोला सर, नहीं सुनाई दिया। मैं कह रहा हूं कि अगर मान लो कोई किसी भी एटम के पिक्चर में सिर्फ एक ही ऑर्बिट आ रहा है और वो पूरी तरीके से भरा हुआ है। अरे मोटा बाटला किसी का लीक हो रहा है, बाटला लीक। क्या बोल रहे हो भाई, क्या हुआ? सर सुजीत बोल रहा है बाटला लीक हो रहा है कुछ ऐसा। क्या हो गया सुजीत? चलो ठीक है, यहाँ देखो भाई, देखिए अब मैं अगर इसकी बात करूं तो इसके पिक्चर में दो ऑर्बिट आ रहे हैं और दोनों पूरे भरे हुए। भाई ऐसा तो ऐसे में दो आता, लेकिन ये सेकंड ऑर्बिट पूरा भरा हुआ नहीं,
तो हम इसको ऑक्टेट नहीं कह सकते। हम ऑक्टेट उसी को बोलेंगे कि भाई जितने भी ऑर्बिट पिक्चर में आ रहे हैं वो भरे हुए हैं। इसके पास 3 ऑर्बिट आ रहे हैं पिक्चर में और तीनों के 3 पूरे भरे हुए। अब आप बोलोगे सर थर्ड की लिमिट तो 18 थी, याद है? हमने देखा था कि थर्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम 18। लेकिन आप दीपक गए लेकिन वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम इसको ऑक्टेट बोलते हैं जब उसमें 8 आ जाते हैं फिर भी। हाँ भाई 18 इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं, 18 भर सकते हैं, पॉसिबल है, बट उसका तरीका अलग है। ऑक्टेट हम तब कहते हैं जब वो 288 हो जाएगा। अब चलो ऑक्टेट का मतलब एक्चुअली होता है स्टेबल। स्टेबल का मतलब है कि वो किसी से रिएक्ट नहीं करेगा, उसको किसी से मोह माया नहीं है। सर यस सर पर ऑक्टेट रूल का मतलब ये वो थोड़ा माइक को पास में लेके बोलो, माइक को पास में लेके बोलो, आवाज नहीं आ रही। सर किसी को म्यूट कर, किसी को आवाज आ रही है। बेटा आप सब अपने आप को म्यूट कर दो, जिसको डाउट है वही खाली अनम्यूट करो। हाँ बोलो, क्या बोलो बेटा? ओके आगे बढ़े। सर बोलो बोलो तुम क्या? हाँ बोलो बोलो। सर जो K and 19 जो 20 में है तो उसको हम 289 में क्यों नहीं लिख सकते? मैंने बताया ना, उसका 1s 2s तूने लिखे बताया, उसका बड़ा कॉन्फ़िगरेशन का पूरा तरीका अलग हो जाता है, उसके पीछे बड़ा कॉन्सेप्ट है, वो बहुत डिटेल कॉन्सेप्ट है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा। ठीक है, आपके सिलेबस में यही तक है, उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है, बट वो कॉन्फ़िगरेशन का तरीका पूरा अलग है और वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए बेटा हमारा टाइम अभी वहां पे नहीं डालेंगे, जो फिलहाल जरूरी है वो हम उसमें डाल देंगे। ठीक है जो बेटा? ओके अच्छा ओके, वैलेंस ऑर्बिट हो गया भाई। अब हम आ जाते हैं वैलेंसी पे। भाई वैलेंसी क्या करेगा? देखो ऑक्टेट का मतलब हम समझ गए, हाँ स्टेबल का बता रहा था भाई। स्टेबल का मतलब है कि वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, किसी से कोई मोह माया नहीं है। मतलब मान लो कि मैं हीलियम को यहाँ छोड़ दूं ना, तो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ना ही ऑक्सीजन के साथ, ना ही हाइड्रोजन के साथ, ना ही मेरे साथ, ना ही आपके साथ। भाई अगर आपको मालूम हो तो आपके बलून के अंदर हीलियम गैस होती है, वो हीलियम गैस अगर आप अपने अंदर ले लो, एक लिमिटेड अमाउंट, बहुत नहीं, एक लिमिटेड अमाउंट अगर आप अंदर ले लो, आपको कुछ नहीं होगा। आपको पता है कि अगर आपको नहीं पता, आपको बता दूं, जो गैस वाले बलून आते हैं ना, उसकी थोड़ी सी गैस आप अंदर लेना, 5 सेकंड 10 सेकंड या 1 मिनट तक आपकी आवाज बिल्कुल बदल जाएगी। एक तक वो पता है वो कौन सी गैस सर? हीलियम गैस जो बलून के अंदर आती है। तो ज्यादा ले ले तो आप टपक सकते हो और कुछ नहीं। पहली चीज तो बेटा ये चीज ध्यान मत करना, ठीक है? थोड़ी सी गैस अगर हम हमारे अंदर लेते हैं ना, तो हमारे वोकल कॉर्ड्स को पतला कर देती है, और वोकल कॉर्ड्स को कुछ समय तक, मामूली मैक्सिमम 30 सेकंड 40 सेकंड। गए बेटा आपके नेटवर्क के वहां से यहाँ से क्लियर है सर? हाँ सर क्लियर है, कुछ चिपका नहीं है। हाँ क्लियर। ओके ओके। तो बेटा देखो, अब मैं गोल्ड की बात करूं तो गोल्ड एक स्टेबल है, वो पानी या किसके साथ रिएक्ट नहीं करता, और यही रीजन है कि गोल्ड को जल्दी से काट नहीं लगता। आर्गन है, आर्गन एक गैस है, तो जो भी ऑक्टेट रूल फॉलो करता है उन सभी को हम इनर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? इनर्ट। सो नियॉन गैस है, NEON नियॉन, ये इनर्ट है, ये इनर्ट है, और ये भी इनर्ट है। भाई चलो यहाँ तक तो क्लियर, ऑक्टेट क्लियर, इनर्ट क्लियर, ये सब क्लियर। अब ये जितने भी चीजें हैं ना, जैसे मैंने कहा, पता है 4 टाइप के आइटम बोला ना, फोर्थ वाले सन्यासी, कोई लेना देना नहीं। तो भाई ये जो है ना, ये तीनों सन्यासी है, ये ना ही देंगे ना ही लेंगे ना ही शेयर करेंगे, तो मतलब ही नहीं है इनको आजू बाजू में क्या हो रहा है, कुछ कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे। अब आ जाते हैं हम देने वाले पे, लेने वाले पे और शेयरिंग करने वाले पे। तो देखो बच्चा, जो मैं बताने जा रहा हूँ याद रखना भाई। अगर किसी एटम के वैलेंस शेल आखिरी वाले ऑर्बिट में अगर 1 2
या 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन दान में दे देते हैं। जिनके पास 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स जनरली दे देते हैं। ये भी दे देगा, ये भी दे देगा, ये भी दे देगा। अब किसी को देना तो अच्छी बात है, और आपने स्टोरी सुनी होगी कि अगर हम किसी का अच्छा करेंगे तो भगवान हमको पॉजिटिव पॉइंट देते हैं। सो जो एटम इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है उसकी वैलेंसी प्लस में लिखी जाती है। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन कि क्यों हम किसी के ऊपर प्लस लिखते हैं और किसी के ऊपर माइनस। तो प्लस और माइनस का मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है कि नहीं दे रहा है। देना, अच्छा काम करना, प्लस। तो हम सब जगह प्लस लगाएंगे। अब सेकंड क्वेश्चन था कि सर किसी के ऊपर प्लस 1 लिखते हैं तो किसी के ऊपर +2 तो किसी के ऊपर +3, ऐसा क्यों भाई? अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उसे 1 पॉइंट मिलेगा +1, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो 2 पॉइंट मिलेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो 3 पॉइंट मिलेंगे। अगर किसी के पास 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन है, 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन है तो वो लेने का काम करेंगे। ये तीनों वाले लेने का काम करेंगे और इनका एक ही मकसद होता है, एक ही इंटेंशन होता है, क्या कि मुझे 8 तक पहुंचना है। 8 तक कहां तक पहुंचना है? 8 तक पहुंचना है। क्यों? 8 मतलब ऑक्टेट हो गया, उनको ऑक्टेट तक पहुंचना है। तो भाई 5 वाले को अगर 8 तक पहुंचना है तो वो कितने लेगा? 3 लेगा। 6 वाले को अगर 8 तक पहुंचना है तो वो कितने ले लेगा? 2 ले लेगा। और अगर 7 वाले को 8 तक पहुंचना है तो वो 1 ले लेगा। अबे ले रहे हैं और लेना अच्छी बात नहीं होती है तो भगवान माइनस पॉइंट देता है, इसलिए -3, -2, -1। तो भाई जिनके पास आखिर में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो -3 वैलेंसी वाले होते हैं, 6 -2 वाले, 7 वाले -1। तो ये जो प्लस माइनस है इसे हम कहते हैं वैलेंसी। क्या कहते हैं हम लोग? वैलेंसी। खुशी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो? हाँ सर। तो क्या कहते हैं खुशी बेटा इसको हम? वैलेंसी। चार्ज। चार्ज नहीं सर, वैलेंसी। नहीं, चार्ज। नहीं सर, वैलेंसी। ठीक है, तो बड़ा खुशी इसलिए मैंने आपको मैसेज में कहा था कि बेटा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो वो ये रीजन था कि उसको हम चार्ज नहीं कहते हैं, वो वैलेंसी होता है। और देखो अगर मैं चार्ज का नाम दूंगा ना तो चार्ज पूरा अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है। किसी भी ऑब्जेक्ट के पास चार्ज होता है लेकिन वो पूरा कॉन्सेप्ट बदल जाएगा, पूरा 100% कॉन्सेप्ट बदल जाएगा। तो वैलेंसी का मतलब टोटली डिफरेंट है, चार्ज का मतलब टोटली डिफरेंट है, इसलिए हम दोनों को एक नहीं बोल सकते। तो बच्चा लोग अब देने वाले और लेने वाले समझ रहे। अब इनमें से देखते हैं कि इसकी क्या वैलेंसी होगी। तो देखो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी +1, ये तो देगा ही नहीं, इसकी 0 वैलेंसी। लिथियम 1 है तो इसका भी +1, ये 2 है तो इसका +2, +3। 4 वाले का बताओ। देखो मैंने 4 वाले का कुछ बोला ही नहीं है, 4 वाले का मैं बताता हूं आपको। 5 है तो इसकी -3, इसकी 6 की -2, 7 की -1। नियॉन की बात करो, नियॉन तो भाई देता कुछ भी नहीं है तो इसकी वैलेंसी 0। इसके पास 1 आ रहा है तो +1, इसके पास 2 है तो इसकी हो जाएगी +2, इसकी हो जाएगी +3। 4 वाले का बताता हूं, 5 की हो जाएगी -3, 6 के हो जाएगा -2, 7 के हो जाएगा -1। कहां लिखूं? यहां लिख देता हूं। और आर्गन तो सन्यासी हो तो कुछ करेगा ही नहीं, तो आर्गन की वैलेंसी फिर से 0। तो यही रीजन है कि बेटा मैं Al+3 लिखता हूं या Mg+2 लिखता हूं या सोडियम में Na+1 लिखता हूं। और यही रीजन है कि मैं ऑक्सीजन के लिए, देखो ऑक्सीजन का कितना है -2, तो ऑक्सीजन के लिए हम O2- लिखते हैं, या तो कार्बन, सॉरी ये बोरॉन के लिए +3, नाइट्रोजन के लिए -3, फ्लोरीन के लिए -1। और क्लोरीन भी यही पिक्चर में आता है। देखो क्लोरीन में -1, इसलिए हम बोलते हैं
-1। तो बच्चों यही रीजन है कि किसी के ऊपर +1 आता है, -1 आता है, सर। +2 आता है, -2 आता है। बोलो सर वो SI में क्या आएगा, वो 14 नंबर में उसमें कुछ नहीं आएगा। एसआई में 4 में बता रहा हूं, देखो एसआई और कार्बन दोनों को बता रहा हूं, ठीक है। मैंने आपको पहले बोला जिसके आखिर में 4 आ रहा है उसकी हम बात कर रहे हैं। बेटा यहां तक और कोई डाउट और कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। तो कभी भी आपको नो सर। अब सब कुछ याद रखना है कि कभी भी अगर हम +1 +2 -1 -2 लिख रहे हैं तो उसका डायरेक्ट मतलब है कि वो कितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है, कितना इलेक्ट्रॉन ले सकता है। अब कौन से एटम की कितनी काबिलियत है, देखो मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको इक्वेशन बनाने आपके केमिस्ट्री में मिनिमम से मिनिमम 60 जितने इक्वेशंस होंगे पूरी टैंक की केमिस्ट्री में जान तो मिनिमम क्या है। अपना 60 इक्वेशंस को 100% याद रखना मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है। हाँ कुछ इक्वेशन ऐसे होते हैं जिसको मुझे याद रखना ही पड़ता है, उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। बट कुछ इक्वेशन मैक्सिमम भाई ऐसा मतलब 90% इक्वेशंस जो है ना आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये समझ जाओगे, बेसिक्स क्लियर होगा तो इक्वेशन आप खुद बना सकते हो। 90% 100% बिकॉज़ 10% तो आपको याद ही रखना है, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूं, देखो अभी तक हमने देखा कि जो सन्यासी है जो कुछ भी नहीं करते, फिर हमने बात की कि एक देने का काम करते हैं तो कुछ लेने का काम करते हैं। तीन टाइप के एटम्स की बात हमने कर ली। अब आखिरी एटम भाई जिसके पास आउटर मोस्ट बोलोगे वैलेंस ऑर्बिट, एक ही बात है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट या वैलेंस ऑर्बिट एक ही चीज है। जिसके पास आखिर में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ना ही देते हैं ना ही लेते हैं, वो शेयरिंग करेंगे। भाई आधा तेरा आधा मेरा, कैसे शेयरिंग करेंगे चलो हम उसको अच्छे से समझते हैं। भाई जैसे कार्बन की बात हम कर रहे थे, कार्बन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि उसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2 4। तो मैं क्या करता हूं, उसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है तो वो 4 इलेक्ट्रॉन को मैं यहां से दिखा देता हूं। भाई ये क्या हो गया, मैंने कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। अब मान लो कि अगर किसी के साथ रिएक्ट करता है, तो जैसे मान लो कि हाइड्रोजन, सपोज ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो भाई हाइड्रोजन के पास तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के पास कैपेसिटी है एक इलेक्ट्रॉन देने की, बट कार्बन देता नहीं। कार्बन बोलेगा कि एक काम कर, मैं मेरा एक देता हूं तू तेरा एक दे दे, शेयरिंग कर लेंगे। एक्चुअली जब भी कोई रिएक्शन होता है ना तो वो हमेशा ऑक्टेट की तरफ बढ़ना चाहते हैं। इन शॉर्ट दोनों के पास आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स तो होने चाहिए। आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स तो दोनों के पास होने चाहिए। अब मान लो कि ये एक देगा, अगर मान लो कि इसका रिएक्शन मैं ऐसे लिख लूं CH, C के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, हाइड्रोजन के पास एक था, हाइड्रोजन अपना एक शेयर कर देगा। अब इसने एक दिया तो कार्बन को भी एक देना पड़ेगा। इन शॉर्ट ध्यान से देखना कि हो क्या रहा है। भाई अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन के पास तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ऑक्टेट बन गया, लेकिन कार्बन के पास 1 2 3 4 5 ही हुए, वो ऑक्टेट नहीं बना। तो वो हाइड्रोजन को बोलेगा भाई तू कुछ मेरी मदद कर, तो हाइड्रोजन क्या करेगा और 3 को बुला लेगा और 3 को बुलाएगा। क्यों, कार्बन को कितने की जरूरत थी, 4 तो थे, उसको 8 बनाने, 8 बनाना है, तो 8 बनाने के 4 और जरूरत है, तो वो 4 हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा। क्या होगा, उसको 8 बनाना है। अब एक हाइड्रोजन से पेट भरा नहीं, भाई भूख है 4 पिज्जा की, एक पिज्जा खा के मेरा पेट भरा नहीं, तो मुझे और 3 खाने पड़ेंगे, टोटल 4। अगर भूख 4 रोटी की है तो 4 रोटी खाऊंगा तो भूख पूरी होगी ना। सिमिलरली इसको 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, बट एक हाइड्रोजन सिर्फ
एक ही एटम दे सकता, एक ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसीलिए उसको और जरूर पड़ गई। तो अब हुआ क्या, एक अकेला कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, इसीलिए हम लिखते हैं CH4। और देखो यहाँ पे होगा क्या, कार्बन हाइड्रोजन, चारों हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, ये शेयरिंग वाला, ठीक है। हाइड्रोजन के पास 4 था, हाइड्रोजन ने 4 दे दिए, तो कार्बन अपने भी 4 दे देगा। कार्बन के पास 4 है ना, तो ये 4 कार्बन के हो जाएंगे और ये 4 चारों हाइड्रोजन के हो जाएंगे। मैं यहाँ पे चलो 4 लिख लेता हूँ, H4। सोडा अब कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। लो हो गया ऑक्टेट कंप्लीट, बन गया आपका मॉलिक्यूल। तो जिसके पास आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ना ही लेते ना ही देते, वो हमेशा शेयरिंग करते हैं, वो हमेशा शेयरिंग करते हैं, समझ लो। यस सर, तो जैसे यहाँ पे अपने हाइड्रोजन को 4 बनाया, तो अगर वो 4 नहीं बनाते हैं तो वो C एक एटम लेगा कि वो भी नहीं लेगा? नहीं, रिएक्शन होगा ही नहीं, उसको 4 एटम चाहिए ही चाहिए रिएक्शन होने के लिए। या तो रिएक्शन होगा, लेकिन जैसे मान लो सपोज करो कि ये रिएक्शन से कलर चेंज होता है, सपोज, वैसे होता नहीं है रियली में, बट सब मान लेते हैं भाई। अगर मान लो कि उसके पास एक ही हाइड्रोजन अवेलेबल है, तो वो क्या करेगा, इतना सा कलर चेंज करेगा। इन शॉर्ट कि पूरा का पूरा कार्बन रिएक्ट, कार्बन का कुछ हिस्सा, छोटा सा हिस्सा रिएक्ट होगा, ठीक है। जितना हाइड्रोजन आते जाएंगे उतना कलर में चेंज आता जाएगा। जब चारों 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो कलर पूरी तरीके से बदल जाएगा। मतलब रिएक्शन तो होता है बट बहुत छोटी सी अमाउंट। अगर पूरा अवेलेबल है तो पूरा कंप्लीट होगा, अगर पूरा अवेलेबल नहीं है तो जितना अवेलेबल है उसके साथ होगा, लेकिन चेंजेस 100% नहीं देगा। सर, तो हमको पता कैसे चलता है कि इसके इतने एटम्स अवेलेबल है और इसके इतने एटम्स नहीं है? बड़ा पहली चीज तो अगर मैं इतना सा भी पानी लूंगा तो उसके अंदर हजारों एटम्स होते हैं, तो ऐसे तो हम बोल भी नहीं सकते हैं कि सर के हाइड्रोजन का एक ही एटम दो। अगर सपोज करो आप इतना सा पानी ले लो, तो इतने से पानी में, एक ढक्कन पानी में थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स होते हैं, और उसी मॉलिक्यूल्स के अंदर थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ ऑक्सीजन होते हैं। तो फिर उसको वाटर के फॉर्म में करने के लिए उतने गैसेस, मतलब जितना जो इनका रेशियो, जैसे ये C और H का जो रेशियो है, अगर एक C है तो उसके सामने 4 H चाहिए, ठीक है। तो अगर हम, मतलब रेशियो तो वही सेम रहेगा, भले उनकी क्वांटिटी भले बढ़ जाए, तो फिर वो क्वांटिटी है। 9th में ये तो आपने सीखा था, लॉ ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, चैप्टर 2 पता है, स्टार्टिंग में 2 लॉ सीखे थे आपने, दोनों का मास सेम रहेगा। अभी बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि एक कार्बन के लिए मुझे कंपल्सरी 4 हाइड्रोजन चाहिए ही चाहिए। अब अगर मेरे पास सपोज कार्बन 12 है, चलो 10 कार्बन ले लेता हूँ, कितने 10 कार्बन ले लेता हूँ, तो हाइड्रोजन मुझे 40 चाहिए। और भाई ये मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने वही बोला, इतनी सी चीज में हजारों हाइड्रोजन होते हैं, तो 40 हाइड्रोजन मिलना पॉसिबल नहीं। अब आप बोलो सर चलो कार्बन सपोज खत्म हो गए, तो बाकी के हाइड्रोजन क्या, कुछ नहीं, वो ऐसे कैसे पड़ा रहता। मान लो कि मेरे पास कार्बन 10 है लेकिन हाइड्रोजन 100 है, अब मुझे चाहिए कितने, सिर्फ 40, तो 40 इसके साथ रिएक्ट कर जाएंगे, बाकी के 60 जो है वो एसिड से रहेंगे, कोई बदलाव नहीं है। उनके मतलब अंदर में कुछ लोचा नहीं होगा कि बाकी के 60 है उनको भी रिएक्ट करना था? ना 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 ना, कोई वैसा कुछ नहीं होता। ओके सर। हाँ, पहली चीज तो बेटा आपने जो क्वेश्चन पूछा ना, उसके लिए जैसे अगर आप आगे सीखते जाओगे ना और मालूम पड़ता जाएगा, आपका क्वेश्चन धीमे धीमे और साफ हो जाएगा। ओके सर। ओके बेटा, और किसी को पूछना है तो बच्चा लोग अब चलेगा सर। क्या बोल रहे हो, लेक्चर कब तक चलेगा ऐसा? क्या काम है आपको, बोलो। कुछ घर का आपको खाना पकाना है, कुछ बाहर शॉपिंग करने जाना है, 7:30 बजे सब दुकान बंद है, घर का खाना आपकी मम्मी बनाने वाली है, आपको क्या मुझे घर पे जाना है। आपका रिश्तेदार होगी,
सर मैं रोज बाहर ही रहता हूँ, मैं रोज बाहर ही रहता हूँ। ऋषि कुछ करो यार सॉल्यूशन बेटा। सर माइंड की एक लिमिट होती है ना, वो उतना ही सहन कर पाता है ना, उतना ही आप दिमाग में भर सकता है ना, और भरेंगे सर तो सब भूल जाएंगे। चार्जिंग तो मैं इसलिए मैं पूछ रहा था कि कितनी देर तक चलेगा ऐसा। 5 मिनट जो दे दो, मुझे एक चीज बतानी है। मैं कोवलेंट और आयनिक कल डिस्कस करूंगा, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। अभी खाली मुझे एक आखिरी चीज बतानी है। थोड़ा लास्ट टाइम मैंने आपको एक क्वेश्चन बोला था कि हम अगर HCl है, अगर HCl है और मुझे इसको बैलेंस करना है, आई रिपीट, अगर मुझे इसको बैलेंस करना होता, लास्ट टाइम क्वेश्चन था तो आप लोगों ने कहा था कि सर HCl के आगे 2 लगा दो। तो क्यों हम, अगर मुझे बैलेंसिंग करना है, बैलेंसिंग के समय इधर ही कोई ना कोई नंबर लिखता हूं, इधर या इधर नंबर भी लिख सकता हूं। अब देखो ध्यान से देखिए भाई, हाइड्रोजन और क्लोरीन की मैं बात करूं तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन देने के लिए होता है और क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन लेने के लिए होता है। इसने दे दिया, उसने ले लिया, पिक्चर खत्म। इसीलिए हम HCl लिखते हैं। लेकिन अगर मान लो कि मैं Mg और Cl की बात करूं, 9th में हमने सीखा था मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है देने के लिए, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन कैल्शियम एक ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है। याद है कुछ क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे हम लोग, यस सर। 9th के अंदर सीखा था हमने क्रॉस मल्टीप्लाई। थोड़ा यहाँ पे हो क्या रहा है कि क्लोरीन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब उसको जो जरूर है वो एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो भाई मैग्नीशियम ने क्या, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, कितना बचा, एक बचा, और इसके पास खत्म हो गया। अब ये तब तक रिएक्ट नहीं कर सकते जब तक इसका सॉल्यूशन ना आ जाए। तो मैग्नीशियम क्लोरीन से मदद मांगेगा कि कैल्शियम क्लोरीन कुछ कर, इसको भी ले ले और तू मुझसे आके मिल जा। तो क्लोरीन अपने भाई को बुलाएगा, आजा। अब उसने अपने भाई को बुला लिया, उसको भी एक ही जरूरत थी। तो अब हुआ क्या कि मैग्नीशियम ने बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो उसकी जरूरत पूरी हो गई। इन शॉर्ट मैग्नीशियम को अपनी जरूरत पूरे करने के लिए टोटल 2 क्लोरीन की जरूरत लगी, इसीलिए हम लिखते हैं MgCl2। तो ये जो नंबर आता है ना, ये जो नंबर हम नीचे लिखते हैं, देखो यहाँ पे कुछ भी लिखा मतलब 1 1 हम समझ सकते हैं। तो ये जो नंबर है ये हमको ये दिखाते हैं कि कंप्लीट रिएक्शन होने के लिए कितने एटम्स की जरूरत पड़ रही है। MgCl जो मॉलिक्यूल है उसमें अगर मुझे मॉलिक्यूल को कंप्लीट करना है तो मुझे कंपल्सरी 2 क्लोरीन की जरूरत पड़ेगी और एक मैग्नीशियम की जरूरत पड़ेगी। और ये कैसे पता चलता है, उनकी बैलेंसिंग के ऊपर से। तो ये जो बैलेंसिंग हमने सीखी बेटा वो इसी पर्पस से सीखी है, समझ रहे हो। इसीलिए जब हम बैलेंस करते हैं तो एक मिनट खाली बात सुन लो, जब हम बैलेंस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं ना तो मैं यहाँ नीचे कोई नंबर नहीं लिख सकता हूँ गलती से भी। अगर मुझे बैलेंस करना है तो मुझे यही कुछ ना कुछ नंबर लिखना पड़ेगा, जो भी नंबर लिखना है उसके पहले लिखना पड़ेगा, मैं नीचे नंबर नहीं लिख सकता हूँ, वो रॉन्ग हो जाएगा। अब एक चीज और कि सर ऐसा क्यों, तो बेटा ये तो सिर्फ लिखने का रूल है। अब जब हाइड्रोजन रिएक्ट हो रहा है तो क्या आपको बोलेगा मैं H हूं, मैं H हूं, मैं H हूं। ऑक्सीजन है बोलेगा मैं O हूं, मैं O हूं, मैं O हूं। नहीं भाई, ये तो साइंटिस्ट लोगों ने रूल बनाया है जो ऑल ओवर वर्ल्ड हमको समझना पड़ता है, यूज करना पड़ता है। भाई मान लो आगे आप में से कोई केमिकल इंजीनियरिंग करता है, बीएससी एमएससी केमिस्ट्री करता है, साइंटिस्ट बनता है, आप कुछ रिएक्शन करते हो तो आपको रिएक्शन लिख के लिखना पड़ेगा। तो आपको रूल तो पता होना चाहिए कैसे लिखा जाएगा। ये सिर्फ रूल्स है, ये रूल्स इंसानों ने बनाए, ये रूल्स इंसानों ने बनाए। ओके, अब ये जो वैलेंसी आई है, ये वैलेंसी जो नाम है ये इंसानों ने दिया है। साइंटिस्ट ने रिसर्च किया, पता चला कि कोई दे रहा है कोई ले रहा है, तो वो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम पता लगा सके कौन दे रहा है कौन ले रहा है क्या हो रहा है, वो पता लगाने के लिए ये नाम दे दिया। और नाम कैसे, प्लस माइनस, उसको एक कौन से बना दिया, क्या सोच के बनाया, तो जो हमने आज सीखा कि देने वाले को प्लस बोल देते हैं, लेने वाले को माइनस बोल देते हैं। अब बेटा जो मैंने आपको जो बताया ना, अच्छा काम प्लस पॉइंट, खराब काम माइनस पॉइंट, तो ये सिर्फ आपको याद रहे इसलिए बताया, ताकि ऐसा कुछ होता नहीं है कि अच्छा काम किया दे रहा है तो प्लस बोल दो। There is nothing like अच्छा एंड बुरा in these atoms। वो तो सिर्फ आपको याद रहे तो मैंने एक तीर चलाया यूं,
आप पूछो बेटा, क्या पूछ रहे थे?